बच्चों, हम लोग आज टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, टेस्ट नंबर 7, और इसमें फिजिक्स का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी। तो ये सारे टॉपिक फिजिक्स में हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री और बॉटनी जियोलॉजी में भी होंगे। अभी फिजिक्स का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अगर ये टेस्ट नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप टेस्ट दे लें, अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद डिस्कशन को अगर देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप डायरेक्ट जाना चाहें और डायरेक्ट डिस्कस करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। पॉज लगा लगा करके आप क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई कर लें और तब आप इसके डिस्कशन को देख पाए। हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, आधे मिनट 1 मिनट सोच सकते हैं हर क्वेश्चन पे कि कैसा होना चाहिए, अगर टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से एक बार देखकर ट्राई कर लो। ठीक है, प्लेनर कॉइल हैविंग 20 टर्न, यानी एक प्लेनर कॉइल है जिसमें कि 12 टर्न है, 12 टर्न्स है। ठीक है भाई, 12 टर्न्स कैरीज 15 एम्पियर करंट, करंट भी दिया हुआ है 15 एम्पियर। A coil is oriented with respect to the uniform magnetic field B, uniform magnetic field B given है यहाँ पे, such that it is directed, its directed area is, directed area हमारा ये है, it means area is given, जो भी डायरेक्शन के साथ ये एरिया है, और ये इतना आई कैप मीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तभी तो माइनस आई कैप में है। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉइल इन द गिवन ओरिएंटेशन, इस गिवन ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो आई कैप में है, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और इसमें हमारा ये एरिया इस तरह से निगेटिव आई कैप में ओरिएंटेड है। ठीक है, तो कोई टर्न है, प्लेनर कॉइल है, कोई कॉइल है मान लो, और इसका एरिया वेक्टर इधर है। अब इससे पोटेंशियल एनर्जी निकालने हैं तो आपको रिकॉल करने होंगे कि इससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो मूविंग कॉइल, ये कॉइल हो या मैग्नेट हो, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, याद होगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस पी डॉट ई होता है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग मैग्नेट का या कॉइल का बोले, करंट कैरिंग कॉइल का, तो माइनस एम डॉट बी होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग माइनस एम डॉट बी, वेयर एम इज क्या, एन आई ए, याद ही होगा, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है वो ये होता है। तो आपको एन गिवन है, करंट गिवन है, एन गिवन है, एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन। तो एरिया भी आई कैप में दिया हुआ, सो मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है, और मैग्नेटिक मोमेंट अवेलेबल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में अवेलेबल है। तो अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन, माइनस एम डॉट बी, एम का वैल्यू आप लिखो जो आपका है, एन आई ए पहले से निकाल लो, और डॉट बी करेंगे, सब दिया हुआ है, एन भी दिया, आई भी दिया, एरिया भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यही काम करने हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन के लिए आप चाहें तो ये देख लो भाई, बी दिया है, आई दिया है, एन दिया है, ए दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया पहले, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये कोई मूव कर रहा है, मैग्नेट, कोई हमारा कॉइल मूव कर रहा है। रेक्टेंगुलर मेटेलिक कॉइल इज मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कोई एक मान लो रीजन है और इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप मूव करता हुआ आया। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ, अच्छा आउट ऑफ मतलब इस वाले कंडीशन में है कि अब ये आउटवर्ड जा रहा है, इनवर्ड नहीं जा रहा, अब ये आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है भैया, region with constant speed, velocity is constant, v is constant speed, when the loop is partially inside the magnetic field, partially inside the magnetic field and partially outside, when the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnetic field, magnitude of induced EMF, the plot of magnitude of induced EMF with time, induced EMF का प्लॉट चाहिए with time। ठीक है, यहां से थोड़ा बोर्ड को पढ़ने में दिक्कत आती है, आपको तो बड़ा आसान से दिखता होगा। ठीक है भाई, पर यहां हमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है, समझना, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें यही देखना है। चलो, रेक्टेंगुलर लूप सिचुएशन इज क्लियर, मूविंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये मूव कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी इज गिवन, और इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम हमें दिखाना है। तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो आपको मालूम है, फैराडे साहब ने बोला था, इफ फ्लक्स डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, स्लोप ऑफ फ्लक्स चेंज, और उसमें निगेटिव लगाते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि अभी फ्लक्स ये है, इसके साथ थोड़े टाइम के बाद ये और फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से आ जाएगा, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उतनी फ्लक्स बनेंगे। सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है,
और वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल में कांस्टेंट स्पीड से अगर चले तो हमारा डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, यानी d∅dt विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है और रेक्टेंगुलर लूप है, इसलिए कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा ये माइनस ऑफ, और कांस्टेंट कैसा है, डिक्रीज होता हुआ है, इसलिए ये जो स्लोप होगा नेगेटिव के होगा, नेगेटिव के होगा। सो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो वो देखते हुए आप डायरेक्ट बोले तो ऑप्शन नंबर 4 टिक लगा सकते हैं। सो कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, उस हिसाब से 4 नंबर है, क्योंकि d∅dt निगेटिव है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम विद कांस्टेंट रेट। कोई भी चीज कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा हो तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट, यानी माइनस की, ऐसा बोल सकते हैं। सिंस फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, फ्लक्स इस तरह से डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्या होगा इसका स्लोप, नेगेटिव है सम कांस्टेंट, तो नेगेटिव कांस्टेंट रखेंगे। सो ओवरऑल माइनस d∅dt, तो इसलिए कांस्टेंट आ गया ऐसे। दूसरा, ये तो एक मेथड है, दूसरा मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं भाई, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, मान लो किसी भी टाइम पे अगर x लेंथ है इनसाइड, तो उस समय फ्लक्स क्या है, उस टाइम पे फ्लक्स क्या होगा, तो अगर ये L है लेंथ और ये x लेंथ अवेलेबल है अभी इसके अंदर, तो हमारा फ्लक्स होगा B इंटू एरिया, एरिया कितना, L इंटू x, यही है फ्लक्स हमारा, ये है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, तो माइनस ऑफ d∅dt होता है, तो माइनस ऑफ d∅dt लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और BL dx/dt, क्योंकि x चेंज हो रहा है, B और L सेम है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, L हमारा फिक्स है और x इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो माइनस BL और dx/dt को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ v लिखेंगे। dx/dt को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी है, dx/x जो है डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसको लिखेंगे माइनस v, क्योंकि dx/dt इज वेलोसिटी एंड सिंस x इज डिक्रीजिंग विद टाइम, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो माइनस v लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BLV, BLV इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ वैल्यू। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा BLV। तीसरा भी मेथड आप सोच सकते हो भाई कि एक कंडक्टर है, मोशनल ईएमएफ अगर इसके साथ एसोसिएट करो, L लेंथ है ये कंडक्टर का और ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो BLV यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, यही BLV होगा। इसके हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस तो कुछ होगा नहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो मूव कर रहा है, जो बाहर वाला है, वो मूव कर रहा है विदाउट एनी फील्ड, कोई फील्ड है नहीं उधर, यहीं पे है बस BLV, इसी के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, फेराडे लॉ अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिकल कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मोशनल ईएमएफ से भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में, जैसे कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर बनाया जाए तो उसका ये भी है, फॉर ए वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड मोशनल ईएमएफ इज माइनस VVX, ठीक है, मोशनल ईएमएफ होता ही है BLV, तो BLV आ गया इसका, ठीक है भाई। लेकिन ये तो एक मेथड है, मैंने आपको 2-3 मेथड से सोचने का बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 2 3 जल्दी से देख लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, देखो भाई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब करंट का स्क्वायर का मीन लो उस पर रूट लगाओ, यही होता है। और इसका हम लोग एक साइनसॉइडल अगर होता है, वन साइनसॉइडल फंक्शन होता है, जैसे मान लो अगर I0 sin ओमेगा t है, बस अगर ये है तो इसका निकालना होता है, तो इसका भी हम लोग मीन निकालते हैं भाई, है ना, मीन निकालते हैं ओवर 1 साइकिल, इसको निकालें, या हाफ साइकिल, अगर फुल साइकिल में निकालोगे, हाफ साइकिल में निकालोगे, तो इस तरह से कर सकते हैं भाई, जिस साइकिल में जितने टाइम इंटरवल निकालना हो आप निकाल सकते हो, इस तरह से करते हैं तो वो आता है I0/√2। अब सबको मालूम है साइनसॉइडल करंट हो तो आरएमएस वैल्यू इज I0/√2, लेकिन यहाँ पे साइनसॉइडल फंक्शन दो हैं, ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है आरएमएस का, तो बनता है ये कि जितने भी आपका साइनसॉइडल फंक्शन है इसका आरएमएस वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा IA/√2, इसका स्क्वायर करो, प्लस दूसरा साइनसॉइडल फंक्शन है इसका भी आरएमएस वैल्यू निकालो IB/√2, इसका स्क्वायर करो, एंड प्लस अगर तीसरा होता तो उसको भी ऐड करते, ठीक है। इन जनरल बता रहा हूं कि अगर I हमारा इस तरह का हो, A sin ओमेगा t, ध्यान देना, B cos ओमेगा t, और प्लस मान लो 6 है, इस तरह का है, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो कोई बात नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन जो साइनसॉइडल है उसका क्या करेंगे, तो आरएमएस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, रूट अंडर लगा रहेगा। इसलिए अभी तीसरा तो है नहीं कांस्टेंट वाला पार्ट, इसलिए तीसरे वाले पार्ट को देखना नहीं है आपको बस इतना ही का करना है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट बताओ IA² 2 और प्लस IB² 2, तो ये हो जाएगा IA² + IB² 2 रूट अंडर पूरे में, तो IA² + IB²
और बाई 2 रूट अंडर पूरे में। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने ये काम करने हैं, दो साइनसॉइडल फंक्शन है, तो पहले वाले का आरएमएस वैल्यू, दूसरे वाले का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर किया हमने और ऐड किया और रूट अंडर लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। जब ज्यादा फंक्शंस आए, साइनसॉइडल और साइनसॉइडल कुछ फंक्शंस आए, तो ऐसा एक रहेगा तो आई नॉट बाई रूट 2 होता ही है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मीन ऐसे ही निकालते हैं। यहां भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आई स्क्वायर का मीन लो, आई स्क्वायर ये सिंबल है मीन के लिए, जैसे ऐसे ग्रेटर लेस सिंबल है मीन्स इसका मीन निकालो और रूट लगाओ। तो ये क्या फाइनल रिजल्ट है? आई ए बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस आई बी बाई रूट 2 का स्क्वायर, और ये मिल गया आंसर। तो आपको किसी बुक में भी ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड। ठीक है भाई, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एंटर कर रहा है। कौन एंटर कर रहा है? प्रोटॉन। चलो भाई, एक प्रोटॉन एंटर किया, एक अल्फा पार्टिकल एंटर किया। ठीक है, दो ही परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड। चलो, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड v नॉट है। ठीक है, ए प्रोटॉन टेक्स 20 माइक्रोसेकंड फॉर 5 रिवोल्यूशन। प्रोटॉन के लिए बात हो रही है, तो 5 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लिया? 20 माइक्रोसेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई? तो 20 माइक्रोसेकंड टाइम है 5 रिवोल्यूशन में, तो क्या मिल गया भाई? 4 माइक्रोसेकंड इज द टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन्स। ठीक है भाई। देन पीरियोडिक टाइम फॉर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा? तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो बताओ टाइम पीरियड होता क्या है? तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है टाइम पीरियड। अल्फा पार्टिकल के लिए भी ऐसा ही होगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर टी डैश लिखते हैं तो वो टी डैश कितना होगा? तो 2 पाई मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ अल्फा इंटू बी। बी तो सेम ही है। ठीक है भाई, मास बाई क्यू। तो इसको अगर हम लोग प्रोटॉन के टर्म में लिखें, क्योंकि प्रोटॉन का टाइम पीरियड मालूम है, प्रोटॉन के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 4 एम होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है। चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, यानी 2 टाइम्स क्यू। अगर हमारा प्रोटॉन का चार्ज क्यू है तो ये क्या है? 2 टाइम्स। याद होगा प्रोटॉन का, भाई लिख रहा हूं मैं, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई और मास होता है भाई प्रोटॉन का स्टैंडर्ड 1 mu। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो आप सबको मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है भाई? तो चार्ज होता है प्लस 2e। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो बच गया 2 प्रोटॉन, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। इसके 2 प्रोटॉन को निकाल दो। देखो भाई, 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो बचा क्या? ये दोनों प्रोटॉन यानी हीलियम न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सो इसका 2 प्रोटॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं। तो चार्ज तो हमारा 2 प्रोटॉन का चार्ज, लेकिन इसका मास कितना हो जाएगा? तो 4 टाइम्स, यानी कि 4 mu, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा। तो इसलिए यहां पे आप देखो क्या मिल गया हमें, ये 4 है, ये 2 है, इसलिए यहां पे हो गया 2 टाइम्स 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। 2 पाई एम बाई क्यू और बी तो रहेगा भाई, 2 पाई एम बाई क्यू बी तो रहना ही है। अच्छा, 2 टाइम्स, और इधर ये है प्रोटॉन का टाइम पीरियड। तो प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना था? 4 माइक्रोसेकंड। इसलिए टोटल टाइम पीरियड जो हो गया अल्फा पार्टिकल के लिए वो हो गया 8 माइक्रोसेकंड। 8 माइक्रोसेकंड अल्फा पार्टिकल के लिए 8 माइक्रोसेकंड, क्योंकि 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी लिखा हमने, लेकिन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। इसलिए ये वैल्यू आपका गिवन है 4 माइक्रोसेकंड टाइम पीरियड फॉर द प्रोटॉन मोशन, और उसका डबल हो गया 8 माइक्रोसेकंड। सो 8 माइक्रोसेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन, गलत किया हुआ है कैलकुलेशन। इसका मतलब 5 रिवोल्यूशन में 20 सेकंड लगा, तो एक रिवोल्यूशन में 4 और उससे डबल, तो 4 2 जा 8 माइक्रोसेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 8 माइक्रोसेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास इज अल्फा।
ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी किसी के आंसर में इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखेंगे। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास मतलब Q बाई एम, इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक चार्ज भी होता है, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास इज अल्फा, तो ये अल्फा है इसका चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम ऑरिजिन विद वेलोसिटी v नॉट आई कैप, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, तो यहां से ऑरिजिन से रिलीज किया हमने, मतलब छोड़ा है लेकिन इसको प्रोजेक्ट किया है वी नॉट आई कैप वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी हमारा वी नॉट आई कैप है ये, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप। माइनस बी नॉट के कैप का मतलब क्या होगा, के कैप तो इधर है जेड डायरेक्शन, माइनस के कैप मतलब क्रॉस डायरेक्शन में, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस डायरेक्शन में है भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, the particle passes through 0 y 0 then y is equal to 0 y 0 then y is equal to। चलो भाई क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, यहां पे चार्ज को प्रोजेक्ट किया हमने, चार्ज जिसका Q बाई एम दिया हुआ है, इसको प्रोजेक्ट किया है सर्टेन वेलोसिटी से और x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इसलिए इस पे फोर्स किधर लगेगा आप वो देखो। तो आप फोर्स देखो भाई, Q इंटू वी क्रॉस बी फोर्स होता है, कोई भी मूविंग चार्ज पे क्या होता है फोर्स, Q इंटू वी क्रॉस बी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आप वही समझेंगे। और V इधर है, B हमारा क्रॉस में है, तो V क्रॉस B विल बी इन द अपर डायरेक्शन, इट मींस फोर्स विल बी इन द अपर डायरेक्शन। फोर्स हमारा अपर डायरेक्शन में है भाई, तो ठीक है, फोर्स को दिखाओगे अपर डायरेक्शन में, चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपर डायरेक्शन, और ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किए गए हैं, इसलिए अपर डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन भी होगा। आपको याद होगा कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये कौन सा केस बनता है भाई, सर्कुलर मोशन होने वाला केस बनता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ये। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और सेंटर इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये काम करेगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और इस तरह से ये सर्कुलेट करता है। अब जब सर्कुलेट करता है क्वेश्चन में समझो कि इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू 0 y 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, चलो भाई एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया वापस डिक्रीज होकर के 0 हो गया, एक्स 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ है, चलो भाई यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ये है, और जेड कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इधर तो आया ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में ही चल रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 0 है। ठीक है भैया, यहां से यहां आ गया, इसी का ये पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट, ये y वैल्यू क्या होगा, देन y इज इक्वल टू, तो y कितना होगा भाई, तो जितना बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर ही तो है ये y, सो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये वाला r और ये वाला भी r, सो 2r, और रेडियस कितना होता है भाई, तो रेडियस होता है mb बाई क्यूबी, mb बाई क्यूबी, और q बाई m दिया हुआ है आपका, तो 2 टाइम्स v नॉट अपॉन q बाई m ऐसा लिख सकते हैं इनटू b, और Q बाई एम अल्फा है, इसलिए तो Q बाई एम हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे, Q बाई एम नीचे लिखा डिनोमिनेटर में Q बाई एम, इसलिए ये हो गया ट्वाइस वी नॉट अपॉन अल्फा, Q अपॉन एम इज अल्फा, सो ये मिल जाएगा ट्वाइस वी नॉट अपॉन अल्फा बी, ट्वाइस वी नॉट अपॉन अल्फा बी, ट्वाइस वी नॉट अपॉन अल्फा बी, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलो ठीक है भाई, मैग्नेटिक फोर्स लगा ऐसे, वेलोसिटी ऐसे है, प्रोजेक्ट कर दिया v, और इधर क्रॉस में है b, सो v क्रॉस b इन द अपर डायरेक्शन, सो इट विल सर्कुलेट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और ये इस तरह सर्कुलेट करता हुआ जाएगा। और जब ये y कोऑर्डिनेट कुछ है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट y है, और z कोऑर्डिनेट तो हमेशा से ही 0 है, तो इसका ये y पूछ रहा है, मींस ये वाला y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, और ये y कोऑर्डिनेट होगा डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, चलो इसको जल्दी से देख लें हम लोग। Which of the following is a characteristic is not associated with the ferromagnetic material? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सबको मालूम है भाई, कौन इसमें से कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ जो एसोसिएटेड नहीं, मतलब जिसके लिए रॉन्ग है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये कौन सा पार्ट है जो नहीं एसोसिएटेड है। इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही होता है, तो ये तो करेक्ट है। इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया ये फेरोमैग्नेटिक है, ये तो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर नहीं जाता, वीकर से स्ट्रॉन्गर जा रहा है। यहां क्या बोल रहा है, टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू वीक मैग्नेटिक, नहीं, स्ट्रॉन्ग टू वीक कौन जाता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है, वीकर साइड से स्ट्रॉन्गर फील्ड साइड में जाना चाहेगा। इट्स ऑरिजिन इज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है भाई। एबव क्यूरी टेम्परेचर इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ठीक बात है। एबव सर्टेन टेम्परेचर इसका ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होते होते 1 से बिलो हो जाता है, इसी को हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं,
टेम्परेचर के साथ इसका ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होता रहता है भाई, और जब ससेप्टेबिलिटी लेस देन 1 पे आ जाए तो ये ऑलमोस्ट पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो एबव क्यूरी टेम्परेचर से आगे T ग्रेटर देन क्यूरीज टेम्परेचर इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो सेकंड वाला एसोसिएटेड नहीं है, तो हमें सेकंड वाले पे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, सेकंड वाला का ऑप्शन। फिर 7 नंबर देखो भाई, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ए प्लेनर लूप, एक लूप जो कि प्लेनर है, रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप ले लेते हैं, चलो सर्कुलर लूप सेफ दिया नहीं है तो सर्कुलर लूप ले लिया, प्लेनर लूप है। इनिशियली एट t = 0 द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मान लो यही मैग्नेटिक फील्ड अगर ले लें हम लोग, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। If it rotates with a period of 10 seconds about its plane, about an axis in its plane, अब ये रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सिस, अपने ही ऐसा देखो, the loop of the coil is perpendicular to the magnetic field. If it rotates with a period of 10 seconds about an axis in its plane, इसी के प्लेन में ये एक्सिस है, then magnitude of induced EMF will be maximum and minimum respectively. अब ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे तो दिस विल बी लाइक, डायमीटर है, ये पूरा सर्कल है, ऐसे चल रहा है। तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया होता है तो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स बनता है, और व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया हो जाए तो हमारा जीरो फ्लक्स बनता है भाई, जीरो फ्लक्स विल बी जीरो। और जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अपोजिट में हो जाता है तो फ्लक्स हमारा नेगेटिव बनता है, नेगेटिव में मैक्सिमम, ऐसा ही बनता है भाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली एट, कौन कौन से टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है माइनस ऑफ d∅dt, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है, माइनस को गोली मारो, मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात करें, इसकी बात करें, मैग्नीट्यूड जो है वो ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो चलो अभी हमारा ये प्लेन है, ठीक है भाई, अगर ये प्लेन है t = 0 पे, कहा ना t = 0 पे प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज एट t = 0 प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मैग्नेटिक फील्ड ये, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है, ये है प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ब्लू वाला ना लेकर के क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ये है हमारा एरिया वेक्टर की। अभी t = 0 पे ये हालत है, t = 0 पे ये हालत है भाई, ठीक है। तो t = 0 पे हम लोग बोलेंगे कि थीटा = 0 वाला हालत है, ये वाला कंडीशन है भाई, थीटा = 0 वाला कंडीशन, और फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। t = 0 पे मैक्सिमम फ्लक्स है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे ये जब रोटेट करेगा तो भाई फ्लक्स चेंज होगा। देखो फ्लक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो NBA मैक्सिमम फ्लक्स होता है, NBA अगर नंबर ऑफ लूप दिए हुए हैं तो ये है NBA, ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा, B इंटू एरिया होता है, तो B इंटू एरिया और cos 0 डिग्री है तो B इंटू एरिया ये, लेकिन एक लूप हो तो ये है, अगर हमारा n लूप हो तो NBA हो जाएगा, एक लूप है तो BA हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फ्लक्स जो बनता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स है ना ये, तो NBA मैक्सिमम फ्लक्स इंटू cos ωt ऐसा लिखेंगे अगर मैक्सिमम बनाना है तो, ठीक है। स्टार्टिंग में ये है t = 0, ये एट t = 0 है, लेकिन किसी भी टाइम पे अगर लिखेंगे t टाइम पे तो यही लिखना पड़ेगा, t टाइम पे हो गया स्टार्टिंग का फ्लक्स NBA, n मान लो 1, एक ही लूप है तो 1 लेंगे, और cos ωt है फ्लक्स, इसलिए जब डिफरेंशिएट करोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए तो क्या करोगे, तो -NBA तो फिक्स है, माइनस क्यों, cos का डिफरेंशिएशन sin ωt इंटू ओमेगा, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो आ जाएगा -NBA इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और माइनस लगाएंगे, ये तो डिफरेंशिएशन का माइनस है, नहीं समझे। देखो भाई ये तो फ्लक्स है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
अब हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो माइनस ऑफ d∅dt, तो माइनस ऑफ d∅dt, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एन भी ये कांस्टेंट है, और cos ओमेगा टी का माइनस sin ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो फाइनली जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एन बी ए ओमेगा और sin ओमेगा टी, ये है इंड्यूस ईएमएफ, और इसी की बात हो रही है, इसलिए ये साइन की तरह है, इस तरह चल रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे मैक्सिमम, कौन से टाइम पे मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये है, अच्छा टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड है ये टाइम पीरियड, तो ये वाला हो गया 5 सेकंड, ये वाला हो गया 2.5 सेकंड, ये वाला हो गया 7.5 सेकंड। तो बताओ मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम होगा 0 वाला, निगेटिव वाला ये भी तो मैक्सिमम वैल्यू है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये मैक्सिमम है 2.5 पे और मिनिमम 0 है 5 पे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब है, 2.5 पे, देखो 7.5 पे भी तो मैक्सिमम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, 5 पे, 0 पे, 10 पे 0 होगा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू। तो अभी बात करें 2.5 पे मैक्सिमम है, 2.5 पे मैक्सिमम यहां भी है, यहां भी है, 5 सेकंड पे तो भाई 0 है, तो 5 सेकंड हो गए। मैक्सिमम चाहिए आपको, और कौन सा चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम है 0, कब है, 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड वाला ले लें, 5 सेकंड वाला लेंगे तो ये होगा आंसर, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आप खुद सोचो, यही होता है भाई, फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है तो उस समय इंड्यूस ईएमएफ 0 होता है, और फ्लक्स जब इस तरह का कंडीशन होता है उस समय स्लोप सबसे ज्यादा, यानी इंड्यूस ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया फ्लक्स की, अगर बात करें तो फ्लक्स के लिए हमें कॉस वाला लेना पड़ेगा। अगर फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो तुम्हें कॉस वाला ये है फ्लक्स का, ठीक है। यहां पे देखो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 7.5 है, और ये हमारा 10 है। फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ की नहीं। यहां पे जो प्लॉट किया है वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। यहां फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स देख रहे हो यहां पे 0 हो रहा है, यानी स्लोप अगर बोले इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू बोले तो यहां मैक्सिमम है, यहां पे स्लोप 0 है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ इज 0। यहां पे क्या है, स्लोप मैक्सिमम है, तो इसलिए यहां पे इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू का होगा। तो आपको मिनिमम यानी कि 0 समझना है, इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम 0 कब होगा, 5 सेकंड पे होगा, क्योंकि ये फ्लक्स टाइम ग्राफ है, इधर फ्लक्स टाइम ग्राफ है, हमें पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू विद टाइम। तो इंड्यूस ईएमएफ पहले जानो कि वो साइन वाला है, उसमें भी सिर्फ वैल्यू चाहिए तुम्हें, तो इंड्यूस ईएमएफ ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये 2.5 पे और मिनिमम वैल्यू 5 पे या 10 पे ले सकते हैं। तो 2.5 के साथ 10 तो है नहीं, 2.5 के साथ 5 वाला है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, याद होगा ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला, ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। अच्छा भैया 80% एफिशिएंसी है ये, तो ये होगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पावर आउटपुट पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट, ठीक है भाई। तो वर्क्स एट 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, ये वर्क करता है 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट पे, 10 वोल्ट एंड 4 किलोवाट, ये पावर है और ये वोल्टेज है, ठीक है। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240, सेकेंडरी वोल्टेज है 240, ये सेकेंडरी की बात हो रही है, इधर क्या होगा, इसका मतलब प्राइमरी और ये सेकेंडरी की। इफ सेकेंडरी वोल्टेज 240 देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ये वाला हमें चाहिए। ये हो गया प्राइमरी, पावर है प्राइमरी। अच्छा भाई पावर अगर प्राइमरी में है तो याद होगा, पावर अगर प्राइमरी की बात करें तो वोल्टेज प्राइमरी और करंट प्राइमरी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें वोल्टेज प्राइमरी पता है तो करंट प्राइमरी कितना हो जाएगा, तो करंट प्राइमरी हो जाएगा कितना, तो पावर प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज प्राइमरी। पावर प्राइमरी है 4000, वोल्टेज कितना है 10, इसलिए कितना हो गया, तो 400 एम्पियर का करंट है इधर प्राइमरी में। अब यहां पे आपको निकालना क्या था भाई, तो निकालना था हमें सेकेंडरी करंट, तो सेकेंडरी करंट निकालना है तो निकालो भाई, यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। सेकेंडरी करंट विल बी इक्वल टू 0.8 है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई IP मल्टीप्लाइड बाई VP डिवाइडेड बाई VS, यही काम करने हैं। तो अब 0.8 और IP VP मालूम है आपको, 0.8 IP कितना है निकाल चुके हैं 400, VP कितना है वो मालूम है आपको 10 वोल्ट, और VS कितना था, VS था हमारा 240, सेकेंडरी वोल्टेज 240, ये है
अब इसका हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई, समझ तो गए बात, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। कैलकुलेशन चलो आपको दिखा भी देता हूं, क्वेश्चन समझ गए। इफिशियंसी VSIS अपॉन VPIP 0.8 रख दी एफिशिएंसी, 240 IS अपॉन 4000, बस यही तो है भाई। हम लोगों ने VS रखा, IS रखेंगे, VP रखेंगे, IP रखेंगे, जो निकाल चुके हैं वैल्यू रख दोगे मिल जाएगा। और अगर हम लोग देखें प्राइमरी का VPIP, प्राइमरी को हम लोग VP इंटू IP को हम लोग बोल सकते हैं VPIP को पावर प्राइमरी दिया हुआ था 4 किलोवाट, 4000 सीधा रख सकते हैं। VP इंटू IP पावर प्राइमरी 4000, और सेकेंडरी वोल्टेज 240 दिया था, और IS निकालना ही है आपको, बस यही काम करना है। 13.33 हो जाएगा। चलो 9 नंबर देखें जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ए कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भैया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम लोग समझते चलें। तो शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड इसका दिया हुआ है, साइड दिया हुआ 0.2 मीटर। ठीक है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम its vertex such that it is hanging in a vertical plane between the pole of paramagnet। ठीक है, सस्पेंड कर दिए between the pole of permanent magnet producing uniform magnetic field of, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा दिया हुआ 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है भाई, दिया हुआ है इतना। अब बात करते हैं हम लोग, फील्ड दिया हुआ है, इफ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, करंट हमारा 0.1 एम्पियर is passed through the coil, what is the couple acting? What is the couple acting? couple मतलब टॉर्क, तो टॉर्क कितना है, B दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है लेंथ मतलब एरिया दिया हुआ है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया दिया हुआ भाई। अगर लेंथ दिया हुआ है तो एरिया कितना होता है बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये एरिया कितना हो जाएगा, √3/2L²। अरे एरिया अगर भूल भी जाते हो तब भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस L इंटू हाइट कितना भाई, तो √3/2L ऐसा ही होता है। अरे भाई ये हाइट भी अगर आपको याद नहीं है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, √L² माइनस L/2 का स्क्वायर, यानी L²/4, यानी 3/4L² का रूट अंडर, तो √3/2L है हाइट। तो एरिया तो मिलेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट √3/2L, तो इससे क्या मिला हमें, √3/4L²। यही तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, 10th क्लास में आपने किया था। तो टॉर्क निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द कपल एक्टिंग। तो टॉर्क क्या होता है भाई, तो टॉर्क होता है M क्रॉस B, और M क्या है, NIA क्रॉस B। नंबर ऑफ टर्न दिया नहीं है तो एक ही लेंगे। ठीक है भाई, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 रखेंगे। अच्छा, एरिया हम लोग √3/2L², √3/4L² ये रखेंगे। तो NIA और B का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻2, ये दिया हुआ है ऐसे में, सब कुछ ऐसा ही में ये दे दिया। और ओरिएंटेशन कुछ दिया नहीं है, ओरिएंटेशन इस तरह देखो, सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टेक्स such that it is hanging in a vertical plane between the pole of a permanent magnet, पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट में। तो ये हैंग किया हुआ है, तो हैंग किया हुआ है तो ऑब्वियस क्या होता है कि इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखोगे, यानी कि M इज इन द डायरेक्शन ऑफ दी, ऐसे कंडीशन में अगर देखें तो टॉर्क हमारा 0 होगा। ऐसे में तो टॉर्क क्या होता है, 0 होता है, M क्रॉस B। तो यहाँ पे कॉइल इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ओरिएंटेशन का ध्यान दे थोड़ा, इट व्हाट इज सच दैट इट इज हैंगिंग इन ए वर्टिकल प्लेन बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इफ करंट इज पास थ्रू द कॉइल, व्हाट इज द कपल एक्टिंग, कपल कितना एक्ट कर रहा है। देखो भाई, अगर ये ऐसे वाला ओरिएंटेशन होगा तो टॉर्क ही नहीं होगा, तो टॉर्क 0 रह जाएगा। पर टॉर्क निकालना है यहाँ पे, 0 का तो कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला लेना पड़ेगा आपको, फील्ड के परपेंडिकुलर में हम लोगों को लेना पड़ेगा। 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं दिया हुआ, बस सस्पेंडेड है बिटवीन द 2 पोल्स। परमानेंट मैग्नेट का जो पोल है उसमें सस्पेंड कर दिए हैं। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में हो तब तो कोई टॉर्क ही नहीं होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री वाला ओरिएंटेशन लेंगे। मैक्सिमम टॉर्क पूछ देता, मैक्सिमम टॉर्क ऐसा पूछ सकता था। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी इसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी देख लेंगे कि इसने ओरिएंटेशन क्या किया है। देखो भाई, जब दिया नहीं है ओरिएंटेशन के बारे में कोई क्लू, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री वाला ही लेंगे। 0 वाला लेते तो 0 ही हो जाएगा टॉर्क। देख लेते हैं इसका आंसर में, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, NIAB साइन थीटा होता ही है, तो N तो हमारा 0 है, N तो हमारा 1 है क्योंकि एक ही लूप है।
करंट दिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री यूज कर लिया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल दिया, एरिया अपना निकाल लिया, ठीक है भाई, √3/4 a², √3/4 a² एरिया भी निकाल लिया। तो एरिया का वैल्यू निकल चुका है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, टॉर्क क्या होगा भाई, तो वही NIAB sin थीटा, यानी IAB sin थीटा, बस वही काम करने हैं। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा क्लियरिटी होता कि भाई 90 डिग्री लेना है, ऐसे तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड से 90 डिग्री लिया, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में भी, ठीक है, कोई बात नहीं है। कई बार नहीं क्लियर होगा तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, कोई एक बार मैग्नेट है, इसके एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया हुआ है V इज मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो कितना होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, क्या होता है, KQ/R, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K जो होता है μ0/4 पाई है, और Q के जगह पे M है, M/R, यही होता है भाई। अगर एक डाइपोल हो या यहाँ पे मैग्नेट हो, इसके एक्सियल पॉइंट पे बात हो रही हो, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो ठीक है, पोटेंशियल में आता है M/R², याद होगा, अगर पॉइंट वाला होता तो KQ/R, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, ऐसा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नॉट डाइपोल, डाइपोल के लिए R² हो जाता है, याद होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, R² होगा, लेकिन वो V है अपना, क्योंकि ये मैग्नेट कैन बी कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है भाई। पोटेंशियल आया, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट याद होगा, एक्सियल लाइन पे होता था, एक्सियल लाइन पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा मिलता है भाई M cos 0 डिग्री R², ये आता था, पोटेंशियल भी है, ठीक है भाई। व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ कपल M/4, अब ये बार मैग्नेट M/4 का हो तो बाकी सब तो सेम ही रहेंगे, और एट द सेम पॉइंट, मतलब सेपरेशन क्या होगा, उतना ही होगा, सेपरेशन तो उतना ही लेना है, तो μ0/4 पाई, M के जगह पे M/4 आएगा अपॉन R², इसलिए V' क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का 1/4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो V/4 हो जाएगा, पहले वाला अगर V था तो अब होगा V/4, तो इस ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करेंगे। पोटेंशियल याद होगा, अगर बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट की बात हो रही है, तो बार मैग्नेट को हम लोग फॉर्मूला में इक्विवेलेंटली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला का एनालॉगी होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और यहाँ पे M/R² समझेंगे, बार मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से R डिस्टेंस हो, R वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ द मैग्नेट, मतलब साइज ऑफ द मैग्नेट से या डाइपोल से वेरी वेरी लार्ज है, तो ऐसा ही होता है, तो V/4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सोलेनॉइड हैविंग एरिया A, सोलेनॉइड एरिया A है, लेंथ L है, इज फिल्ड विद मटेरियल having relative permeability to the magnetic energy stored in the solenoid, किसी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बताना है, ये मान लो सोलेनॉइड जिसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ इज L, निकालना क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो भैया एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे निकालोगे, एनर्जी स्टोर्ड, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर्ड है, तो आप सिंपल सा बात ध्यान रखो भाई कि इधर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा इसके अंदर याद होगा, अंदर में μ0 नहीं होता है फील्ड, तो अंदर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो ½ 1/μ0 इंटू B², ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करेंगे तो मिल जाएगा हमें, और वॉल्यूम कितना है भाई, जो भी वॉल्यूम है इस सोलेनॉइड के अंदर का, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मालूम ही है, लेकिन B के टर्म ही लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पुट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ½ ε0 E², सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ½ और ε0 के बदले में 1/μ0 E² के बदले B², ठीक है भाई। तो B के टर्म में ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, B² अपॉन ट्वाइस μ0 और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यही होगा वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, B² अपॉन 2μ0, B² अपॉन 2μ0, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी यही B² अपॉन 2μ0, और यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी अगर आया तो रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी अगर है तो यहाँ पे हम लोग परमेबिलिटी जो यूज करेंगे वो 2 टाइम्स μ0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, नहीं समझे, अरे भाई अभी आया क्या, ½ 1/μ B² और वॉल्यूम A इंटू L, ये आया, लेकिन ये जो म्यू है वो क्या लिखेंगे, परमेबिलिटी, μ0 इंटू μr लिखने पड़ेंगे, μr का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये 2 वैल्यू डाल दोगे इसमें, इस तरह से निकल जाएगा
2 टाइम्स म्यू आर, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई म्यू नॉट, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी अगर गिवन है 2 तो परमेबिलिटी ये होगा, इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया टोटल एनर्जी, तो हो गया कितना, तो 4 टाइम्स म्यू नॉट हो गया, 4 टाइम्स म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर ए एल, ये 4 टाइम्स म्यू नॉट है और बी स्क्वायर ए एल यही है, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल टू 2। ये सब ध्यान रखना है, परमेबिलिटी वाला फॉर्मूला तो भाई परमेबिलिटी का ही होगा। आपने कोई दूसरा मटेरियल डाला जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, तो परमेबिलिटी को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर से। फॉर्मूला तो भाई आपको इसी तरह से होता है कि वैक्यूम की तरह समझ करके, वैक्यूम मीडियम समझ करके, अगर दूसरा मीडियम डालोगे तो उसका परमेबिलिटी डालना पड़ेगा। सर्किट एलिमेंट एक्स विच इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई, क्वेश्चन दिया हुआ है सर्किट एलिमेंट एक्स, मान लो कोई है सर्किट एलिमेंट एक्स, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस एसी सप्लाई ऑफ पीक वोल्टेज, यहाँ पे एक एसी सप्लाई है जिसका कि पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है मान लो, तो ये वी नॉट जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है, और एंड गिव्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दे रहा है करंट विच इज इन फेज विद वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज के फेज में, इसका मतलब ये प्योर रेसिस्टेंस है, प्योर रेसिस्टेंस वाला में ही सेम फेज आएगा, इसलिए यहां से हम लोग बोल सकते हैं, और ये करंट भी बोल रहा है कि 5 एम्पियर, करंट जो है वो 5 एम्पियर है, मींस आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो हम लोग निकाल सकते हैं वो होता है वी आर एम एस अपॉन करंट आर एम एस। वी आर एम एस कितना है, 100 तो पिक वैल्यू है, तो 100/√2, 100 तो पिक वैल्यू है, तो 100/√2 और करंट है हमारा 5, आई आर एम एस तो 5 एम्पियर है, क्वेश्चन में दिया है ना कहीं 5 एम्पियर, इसलिए ये वैल्यू हो गया कितना 20/√2, 20/√2 इज द रेसिस्टेंस। पीक वैल्यू 100 है, when connected to AC supply peak value 100 है, gives the RMS current of, अच्छा gives peak current of 5 एम्पियर। अच्छा 5 एम्पियर भी पीक करंट ही है, जब पीक करंट है तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो हमारा क्या हो जाएगा, जब पीक है आरएमएस का हम लोग रेशियो लेते हैं, वैसे ही पीक का भी रेशियो लेते हैं, मीन्स वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई करंट का पीक वैल्यू, ठीक है, करंट का भी पीक वैल्यू ये होगा, बिल्कुल ठीक बात। इसलिए रेसिस्टेंस जो होगा हमारा, वोल्टेज का पीक वैल्यू 100 है, करंट का पीक वैल्यू 5 है, आरएमएस वैल्यू 5 नहीं है, पीक वैल्यू दे दिया है तो पीक वैल्यू यूज करेंगे, मींस 20 ओम, 20 ओम इज द रेसिस्टेंस, ये आर है और ये कितना का है 20 ओम का है, ठीक है भाई, पहला सेंटेंस का काम खत्म हो गया। सेकंड एलिमेंट वाई व्हेन connected to the same AC supply also gives the same value of peak current, peak current फिर दे रहा है 5 एम्पियर, which lags behind voltage by pi/2। अब करंट लेकिन लैग कर रहा है, करंट तो उतना ही वैल्यू का है बट वो लैग कर रहा है pi/2 से। अब करंट अगर लैग करता है इसका मतलब प्योर इंडक्टर है, क्योंकि प्योर इंडक्टर ही वो है जिसमें करंट लैग्स वोल्टेज बाई pi/2, तो इसमें भी करंट का पीक वैल्यू, प्योर इंडक्टर है तब भी करंट का पीक वैल्यू उतना ही है, इसका मतलब XC जो कि वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई करंट का पीक वैल्यू है, तो वोल्टेज का पीक वैल्यू था 100, करंट का पीक वैल्यू है 5, मतलब 20 जो है 20 ओम वो XL भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L भी है 20 ओम, ठीक है भाई। इफ X एंड Y आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सप्लाई, अब दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दें, मतलब रेसिस्टेंस भी और ये इंडक्टर भी दोनों सीरीज में कनेक्ट करके उसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दें, What will be the RMS value of the current in ampere? अब इस करंट का हमें चाहिए RMS वैल्यू। क्वेश्चन 2 सेंटेंस उधर देख लिया, अब ये RMS करंट चाहिए, तो पहले तो ये समझो कि ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, और जब दोनों 20 ओम होते हैं तो फेजर डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, इसका मतलब यहाँ पे नेट रिएक्टेंस जो आएगा, जो नेट हमारा इंपीडेंस बनेगा, इंपीडेंस समझे तो नेट इंपीडेंस विल बी √R² प्लस XL² होता है भाई, 20 का स्क्वायर यानी कि 20√2, ठीक है भाई। अब आपको क्या चाहिए, आरएमएस वैल्यू, IRMS चाहिए, IRMS विल बी वोल्टेज RMS डिवाइडेड बाई Z। वोल्टेज RMS कितना है, तो पीक वैल्यू था 100, तो RMS वैल्यू है 100/√2 डिवाइडेड बाई कितना, तो हमारा Z है 20√2, 20√2 है, तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 5/2, ये हो गया 20 से ये 5 और अपॉन √2 और √2 मिलकर के 2 हो गया, नहीं 5/2 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर, 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 5/2 एम्पियर बोले या 2.5 एम्पियर बोले। पहला सेंटेंस बोला कि भैया रेसिस्टेंस, क्योंकि कोई लीडिंग लैगिंग नहीं था, नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो रेसिस्टेंस है हमारा, आरएमएस है, आरएमएस देता, पीक देता तो ये लेते, आरएमएस दिया होता तो ये लेते, ठीक है भैया। तो 20 ओम आया ये। अब प्योर इंडक्टर, क्योंकि करंट यहाँ लैगिंग करता हुआ दिखा रहा है, तो वो भी है 20।
अब जब दोनों है 20 और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, तो 20√2 विल बी द नेट इम्पीडेंस, 20√2 से डिवाइड करने पड़ेंगे। अगर आरएमएस चाहिए तो वोल्टेज आरएमएस अपॉन जेड करो, पीक वैल्यू चाहिए होता है तो वी पीक अपॉन जेड करते हैं, आरएमएस चाहिए तो रख दिया और ये कैलकुलेशन मिल गया। ठीक है, वही काम यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ भी 20 निकाला और फाइनली 5/2। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी से क्या करना है इसमें। प्रोटॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस इन ए रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है भाई, प्रोटॉन जा रहा है विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, प्रोटॉन। इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली देन इन द रीजन ऑफ स्पेस में भी। देखो भाई यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी प्रोटॉन का बोला जा रहा है कि ये कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। तो देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ई बी जीरो बी बी जीरो पॉसिबल है भाई, ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, जहां इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की बात हो रही है वहां ग्रेविटेशन को गोली मार दो भाई, जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कौन कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे और मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। चलो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तब हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही हो जिधर चार्ज का मोशन हो, तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब जब V और B एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में फोर्स विल बी जीरो, फोर्स जीरो तो नो डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी हो सकता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और बी जीरो, चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड ना लगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगे तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है क्या, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लग के, नहीं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तब तो फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में है तब भी लगेगा, दूसरे डायरेक्शन में है तो पैराबोलिक मोशन करा देगा। लेकिन आपका बोला जा रहा है कि नो चेंज इन विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है भाई। जब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नॉन जीरो और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो, ये भी पॉसिबल है भाई। याद होगा वेलोसिटी सिलेक्टर, अगर ये वेलोसिटी है मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से क्रॉस में हो मान लो, तो Q इंटू वी क्रॉस बी इधर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दें नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो हमारा नलिफाई होकर के नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। वेलोसिटी सिलेक्टर इसी प्रिंसिपल को यूज करता है, आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी ये जितना है उसी को नलिफाई कर दे इलेक्ट्रिक फोर्स QE, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मींस ये भी पॉसिबल है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो ये तीनों पॉसिबल हैं। कौन कौन, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली आर पॉसिबल। अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन। तो भाई पॉसिबल बताना है हमें कि इस स्पेस में क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीन ही चीज हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है, इसी का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें, जल्दी देखो भाई, बहुत टाइम लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने में। ए पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब वही Q/m पर यूनिट मास इसको बोलते हैं। ये कितना है भाई, S बोल रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज, विद स्पीड v टुवर्ड्स अ वॉल एट अ डिस्टेंस d। चलो भाई एक वॉल है ये डिस्टेंस d पे और यहां से हमने प्रोजेक्ट किया है, d इज द डिस्टेंस वॉल से, और यहां से प्रोजेक्ट हुआ है चार्ज पार्टिकल, Q है, M है, परपेंडिकुलर टू द वॉल। What minimum magnetic field must exist in the region if the particle does not hit the wall? कितना मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हो, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इसको डिविएट करा के वॉल को स्ट्राइक करने से बचाने वाला होना चाहिए, तो मिनिमम कितना फील्ड लगे। तो ठीक है भाई, इसको बचाने के लिए क्या होगा, तो अगर मान लो हम लोग इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, इसको रोक ही नहीं पाएगा, मोशन होता रह जाएगा। अगर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इधर है बी क्रॉस में, तो वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा इस तरह से, Q इंटू वी क्रॉस बी जो होता है वही हमारा होगा। तो इस तरह से फोर्स लगा तो ये ऐसे मोशन करेगा, और ज्यादा वेलोसिटी रहता तो ऐसे मोशन होता, इससे चले। मतलब आपको अगर बचाना है वॉल को स्ट्राइक करने से, तो जो रेडियस है, जो रेडियस यही तो है रेडियस, ये जो रेडियस है वो रेडियस d से कम होना चाहिए। मीन्स फॉर नो कोलिजन, अगर कोलिजन नहीं होना है तो रेडियस शुड बी लेस देन d। रेडियस मतलब mv बाई क्यूबी, mv बाई क्यूबी शुड बी लेस देन d। q बाई m क्या है, s है, यानी v अपॉन एस बी
शुड बी लेस देन डी। आपको लिखना क्या है भाई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी शुड बी ग्रेटर देन कितना भाई, तो वी अपॉन एस डी, वी अपॉन एस डी से बड़ा होना चाहिए, वी अपॉन एस डी से बड़ा होना चाहिए। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। 1 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पॉज लगा करके इसको ट्राई कर सकते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, राइट वर्ड में जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। द फ्रंट एज एंटर्स 50 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये फ्रंट एज इस समय एंटर कर रहा है लेकिन ये 50 सेंटीमीटर वाइड है एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे यह हाल है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड पे बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भैया 10 सेकंड पे जब ये एंटर कर रहा है टी इज इक्वल टू 0 पे, तो 10 सेकंड में कहां पहुंचेगा, 10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो हम लोग जानना चाहते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 सेकंड में, कहां पहुंचेगा, तो 10 सेकंड में पहुंचेगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपको निकालना है, मीन्स 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जाएगा लेकिन 50 सेंटीमीटर का है ये। ठीक है, तो इसका मतलब वेल इनसाइड रहेगा। ये जो है बहुत बड़ा है, भले ही डायग्राम में इतना छोटा दिख रहा है, ये तो बड़ा है, ये वाला 2 सेंटीमीटर से चल रहा है और ये 15 सेंटीमीटर का है, ये साइड इसका 15 सेंटीमीटर, इसलिए ये आगे जाएगा और ये वेल इनसाइड ही रहेगा। मींस ये कंडीशन बनेगा t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। तो जब वेल इनसाइड है तो फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। इस समय जब ये जा रहा है तो इस समय तो पूरा का पूरा फ्लक्स बना हुआ b इंटू ये पूरा एरिया, और थोड़े देर के बाद भी b इंटू ये पूरा एरिया, मींस फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। फ्लक्स कांस्टेंट है हमारा। याद होगा जब एंटर करता है, जब एंटर कर रहा होता है तो फ्लक्स बढ़ता है, जब अंदर में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी d by dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होता है d by dt, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 0 दिखाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, so option number 3 will be the correct option। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, the electric current in a circular coil of a 4 turn produces a magnetic field। तो देखो भाई क्वेश्चन को आप पॉज लगा के ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ अ 4 टर्न, ये 4 टर्न का कॉइल है, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 32 टेस्ला। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है 32 टेस्ला का प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना है भाई सर्कुलर कॉइल का, तो एक कॉइल का बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और एंगल हमारा 2 पाई बनता है, यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r होता है एक लूप का, इसलिए जो 32 टेस्ला है वो है हमारा 4 ऐसे लूप का, तो 4 लूप का और एक का होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये है 32 टेस्ला। ठीक है भाई, पहला सेंटेंस तो ये बोला। दूसरा सेंटेंस क्या बोला भाई, तो दूसरा सेंटेंस कह रहा है द कॉइल इज अनवाउंड। ठीक है भाई, खोल लिए एंड रीवाउंड, फिर से बना दिया सर्कुलर कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। अब इस बार सिंगल टर्न बनाया, सिंगल टर्न तो बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पे देखो 4 थे, 4 इंटू 2 पाई आर, इसका अगर 4 इंटू 2 पाई आर, और ये रेडियस जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो 2 पाई और आर नॉट है, मान लो आर नॉट है बड़ा वाला, तो ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो ये है 4 इंटू 2 पाई आर। इसलिए जो बड़ा वाला जो रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा भाई, तो ये 4 टाइम्स पहले वाला रेडियस बनेगा। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, यही तो पूछ रहा है तुम्हें एट द सेंटर। तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो कि होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो यहां पर जाएगा 2r नॉट, क्योंकि एक ही लूप है इसलिए यहां पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही लूप है, तो ये होगा। और ये वैल्यू कितना आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर नॉट का वैल्यू लिखेंगे, तो आर नॉट का वैल्यू है 4r, आर नॉट का वैल्यू है 4r। तो अभी देखो ये कितना था भाई 32 टेस्ला, वो था 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन आर। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन आर लिखें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और इधर हो जाएगा 16 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई आर, ये लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई आर, ये है 32, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई आर है 32, इसका मतलब 32 अपॉन 16 टेस्ला, इट मीन्स कितना हो गया भाई, तो 2 टेस्ला। तो 2 टेस्ला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 2 टेस्ला विल बी द करेक्ट ऑप्शन। न्यू रेडियस जो हो गया वो 4 टाइम्स पहले वाला रेडियस हो गया, इसलिए वो वैल्यू हमने डाल दिया और ये डाल दिया, तो अब हमें जो दिया है उसी के टर्म में लिख लेंगे और निकल गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी हम लोग चाहे तो रेशियो लेके भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अपना अपना तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भाई टेम्परेचर के साथ आपको मालूम है कि कैसा कर्व होता है, ऐसा कर्व होता है, यही वाला कर्व है जो याद होगा, थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि क्यूरीज टेम्परेचर से ज्यादा हो तो इसका ससेप्टेबिलिटी 1 से कम होने लगता है और ऐसे कंडीशन में पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। इधर ये बन गया पैरामैग्नेटिक, इधर हमारा ये फेरोमैग्नेटिक है, ये बनता है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ससेप्टेबिलिटी का मैथमेटिकल वर्जन ये है भाई, ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड टी माइनस टीसी। टीसी है हमारा क्यूरीज टेम्परेचर, जिसके बियॉन्ड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई जल्दी से। गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड हैज फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है भाई कि कितना एम्पियर पर डिवीजन, फिगर ऑफ मेरिट यही होता है कितना एम्पियर पर डिवीजन रीडिंग बताता है, और टोटल 30 डिवीजन है। इसका मतलब कि इसका आईजी मैक्सिमम जो ये मेजर कर सकता है वो हो जाएगा 30 डिवीजन, और एक डिवीजन में है 0.005। इट मींस कितना हो गया भाई? 0.15 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हिच कैन बी सेफ फॉर दिस गैल्वेनोमीटर। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज एज ए वोल्टमीटर। तो देखो भाई 15 वोल्ट का वोल्टमीटर, तो न्यू वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो कितना होना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें कि ये न्यू वोल्टमीटर जो तैयार हुआ वो इस रेंज का। तो न्यू जो वोल्टेज होता है, मैक्सिमम वोल्टेज मेजरिंग रेंज, वो होता है करंट जो मैक्सिमम ये टॉलरेट कर सके, आईजी मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का प्लस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया, ये यही आपको निकालना है। तो न्यू वोल्टेज कितना है भाई? 15 इज इक्वल टू आईजी था 0.15, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है, बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, आर का वैल्यू मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा। देखो भाई इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 0.15 इधर लाओगे तो 100 बन जाएगा, 100 इज इक्वल टू 20 प्लस आर, इट मींस आर इज इक्वल टू कितना? 80 ओम। तो 80 ओम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात खत्म हो गई, करेक्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चले। चलो इसका दिखाया हुआ है डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जो है वो हमारा 30 से मल्टीप्लाई करके आया 0.15 एम्पियर, और बाकी काम वही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी से पॉज लगा करके ट्राई कर लो। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओ फ्री। हो गया भाई। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका ए। ठीक है भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, रेडियस ए, रेडियस हमारा ए दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ए दिया हुआ है। स्टेडी करंट आई इसमें कैरी हो रहा है, आई करंट कैरी हो रहा है। द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है भाई करंट, करंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? लेस देन आर, लेस देन ए के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन ए के लिए क्या होगा? तो भैया ये सब तो मालूम है आपको, स्टैंडर्ड डिलीट कर दिया गलती से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसका ये रेडियस ए दिया हुआ है, और इसमें से करंट जो कैरी हो रहा था वो आई था। तो ऐसे के लिए आपको मालूम है, रेडीमेड ये इंफॉर्मेशन फिर से डिलीट कर दिया। अच्छा, कलर चेंज करने के चक्कर में। चलो ये है, देखो कोई भी करंट कैरिंग, समझो ये इस तरह से सॉलिड सिलेंडर है जिसके थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा हो, आई करंट, तो इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है? तो याद होगा आपको रिजल्ट, रिजल्ट ही मैं बता दे रहा हूं, बाकी तो आप ऑप्शन देख लेंगे। अंदर में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद होगा, बाहर में जो फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बाहर में है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन नंबर 3 में आप देखेंगे तो आपको यही मिलता है भाई। सिलेंडर है सॉलिड, पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट जा रहा है, तो आप निकालोगे एम्पियर्स लूप लोगे अंदर में बाहर में, लेकिन ये रिजल्ट आप लोग याद रखते हैं, ये रिजल्ट है कि अंदर में यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट होगा, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जीरो इन द रीजन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन आर, अंदर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए के लिए, यानी अंदर में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द ग्रेटर देन रीजन यानी आउटसाइड। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाहर में ये, अंदर में फॉर्मूला ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। Two coaxial solenoid are made by winding thin insulated wire। एक ये है मान लो लॉन्ग सोलेनॉइड, और एक और ये है, दोनों है।
ठीक है, कोएक्सियल सोलेनोइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है एंड लेंथ दिस। ठीक है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ मतलब एक ही पे है, दोनों वाइंडिंग अलग अलग दिखाने के लिए रेडियस अलग कर दिया, बट ये एक ही पे है, यानी कि दोनों का रेडियस यानी एरिया इज सेम, लूप एरिया इज सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ द सोलेनोइड 300 टर्न एंड द अदर 400 टर्न देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे कॉइल के लिए क्या होता है, जब हमारा दोनों का सेम रेडियस है, तो याद होगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया। तो म्यू नॉट म्यू आर, अगर कुछ मीडियम डाल दिए तो वैक्यूम है तो म्यू नॉट ओनली, नंबर ऑफ टर्न फर्स्ट में, नंबर ऑफ टर्न सेकंड में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द, यही तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालो और निकालो। फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालेंगे, देखो N1 दे दिया हुआ है 300 400, एरिया दे दिया हुआ है, और म्यू नॉट अगर हमारा रिलेटिव परमिबिलिटी अंदर में दिया नहीं है तो म्यू नॉट हमारा लेंगे, म्यू आर का वैल्यू 1 लेंगे वैक्यूम मास, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर -7 इंटू 4 पाई, ये होता है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, 10 का पावर -7 SI में लेंथ दिया ही हुआ है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा, देखो वैल्यू पुट करके यहाँ रखा होगा म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन L, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, N1 N2 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए एरिया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, लेंथ जो है वो भी SI में रखेंगे और मिल जाएगा हमें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन, एक प्रोटॉन है एक ड्यूटेरॉन है एंड एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का चार्ज 1 AMU, मास 1 AMU, चार्ज हमारा प्लस ई, ड्यूटेरॉन का मास हमारा 2 AMU है, ठीक है ड्यूटेरॉन का, और चार्ज हमारा प्लस ई ही समझेंगे, और अल्फा पार्टिकल का 4 AMU मास होता है और चार्ज हमारा 2E, ऐसा है। प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, द रेशियो ऑफ रेडियस। तो भैया देखो हिंट बता दे रहा हूँ, रेडियस क्या होता है mv/qb होता है, अगर स्पीड सेम हो तो ये वाला लेकर के रेशियो निकाल दो, और इसको ऐसे भी लिखते हैं मोमेंटम डिवाइडेड बाई qb, क्योंकि mv क्या है मोमेंटम है। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है, इसलिए p² = 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए p का वैल्यू है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम को लिख दिया √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में दिया है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए ये वाला आप फॉर्मूला पकड़ेंगे रेशियो निकालने के लिए, तो ये वाला सेम है। तो देख रहे हो यहाँ पे कि रेडियस हमारा कैसे, रेशियो ऑफ रेडियस बताना है सर्कुलर पाथ का, तो रेशियो ऑफ रेडियस यहाँ पे देख रहे हो ये k है, इसलिए आपका प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 2 सबके लिए आएगा तो √m, और ये q यही होना, b सबके लिए आएगा, इसलिए यही तो डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट के लिए, इसलिए आपको रेशियो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं प्रोटॉन का, ड्यूटेरॉन का और रेडियस अल्फा वाले का। अगर ये निकालते हैं तो प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो 1 AMU √1 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है, तो भाई 1 है, 1 समझेंगे, तो यहाँ पे चार्ज हम लोग 1 समझेंगे भाई, मतलब प्लस ई समझो, रेशियो ही लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये ड्यूटेरॉन के लिए, तो ड्यूटेरॉन के लिए मास हो जाएगा √2 AMU, ठीक है, उसी के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए रेशियो की बात कर रहे हैं, मास हो जाता है √2 AMU, और चार्ज हमारा वही रहेगा, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के लिए हो जाएगा √ मास, मास का है 4, और इधर डिवाइडेड बाई चार्ज है हमारा 2, इसलिए ये जो रेशियो है वो आ गया 1:√2 कितना भाई, तो ये 4 रूट में है तो 2/2 यानी 1, ये मिल गया हमें 1√2 एंड 1, ये 2 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से रेशियो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी वाला, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निकाल दिया, बता दिया आपको कि कौन सा कब लेना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, रेशियो निकाल दिया हमने, ठीक है, तो क्या रेशियो निकाल दिया। अभी अपना अपना तरीका है, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, पॉल लगाकर सोच लो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी भाई, तो परमिबिलिटी तो ये होता है म्यू नॉट म्यू आर, तो मैक्सिमम किसके लिए होता है, मैक्सिमम होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए परमिबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सबसे ज्यादा परमिबिलिटी होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, आपको मालूम है डोमेन अलाइनमेंट होता है इसमें, इसलिए बहुत ज्यादा फील्ड बढ़ जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, देखा ही आपने, थर्ड मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, स्ट्रेट वायर AB ऑफ मास 40 ग्राम, स्ट्रेट वायर मास दिया 40 ग्राम, लेंथ दिया है, सस्पेंडेड बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड्स,
ठीक है भाई, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हुआ है एस ओन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिक्वायर्ड बाय द वायर टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड। सपोर्टिंग लीड्स जो है इनमें टेंशन हटाना हो तो ये इधर देखो, अब ये रॉड है तो इसका एक mg है, इसके लिए इधर यहाँ पे एक टेंशन और यहाँ पे एक टेंशन होता है, होगा। mg को काउंटर बैलेंस कर रहा है 2t जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड दे दें, ठीक है, और लेंथ और मास दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या निकाल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड इन द वायर टू रिमूव द टेंशन। अब कितना इसमें वायर में हम लोग पास करा दे करंट कि टेंशन इधर का 0 हो जाए। तो भैया देखो, जब करंट पास कराओगे तो I इंटू एल क्रॉस बी के हिसाब से इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, याद होगा, I इंटू एल क्रॉस बी, एल इधर है, बी क्रॉस में है, I इंटू एल क्रॉस बी, अपर डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वेट को काउंटर बैलेंस करने हैं तो अपवर्ड फोर्स चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी काउंटर बैलेंसिंग वेट फोर्स। तो यहाँ पे आई एल बी विल बी फोर्स, एल और बी परपेंडिकुलर, तो आई एल बी फोर्स होगा जो कि mg को काउंटर बैलेंस करेगा। तो आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड, तो करंट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू mg अपॉन एल इंटू बी। एल दिया है, बी दिया है, mg दिया, सब दे दिया हुआ भाई। अब आई निकल जाएगा इससे, ठीक है भाई, काउंटर बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो टेंशन का रिक्वायरमेंट खत्म। अगर ये 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन हो जाए तो टेंशन का जरूरत नहीं। ये नहीं था, करंट नहीं था, तभी mg को ये 10 न्यूटन टेंशन 10 न्यूटन टेंशन काउंटर बैलेंस किया था, इसलिए आप निकाल लेंगे। देखो mg अपॉन एल बी, बिल्कुल काम कर लेंगे, क्योंकि mg शुड बी काउंटर बैलेंस बाई आई एल बी मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, पॉज लगा करके आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ दिया हुआ है भाई एंड 2 मीटर, एक तरफ से है 2.5 मीटर, एक तरफ से है 2 मीटर, इज प्लेस एट 60 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला। ठीक है, 60 डिग्री पे रखा हुआ है लूप 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के साथ। द लूप रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकंड। देखो भाई, इसका कुछ फ्लक्स हुआ होगा, अब इसको किसी फील्ड में रखे हैं और यहां से हमने रिमूव कर दिया, तो जब भी रिमूव करोगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0। इनिशियल फ्लक्स कितना है, तो b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लूप का एरिया तो निकाल ही सकते हैं, एरिया का वैल्यू एल इंटू बी दोनों दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो एरिया निकल गया। ठीक है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 4 टेस्ला, तो b पता है, एरिया पता है, और लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ दिस इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लूप रखा हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग एरिया समझेंगे 60 डिग्री पे है, लूप इज रिमूव्ड। अब ये जो बी ए cos 60 डिग्री था फ्लक्स, अब ये 0 हो जाएगा, तो व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, तो बी ए cos थीटा से हो गया सीधा 0, और टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा है 10 सेकंड। तो बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेने, इससे मिल जाएगा हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं। देखो, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, बाद में 0 हो गया, पहले हमारा ये था cos 60 डिग्री और 4 था फील्ड वैल्यू 2.5 इंटू 2 एरिया, तो बस ये है फ्लक्स पहले था, ये फाइनल, तो चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे, डिवाइड बाय टाइम करेंगे, मिल जाएगा हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ट्राई करेंगे। Straight wire of mass 200 gram, straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current 2 ampere, carries a current 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. अच्छा, इसको सस्पेंड कर दिए हैं कहाँ भाई, एयर में ही समझो, स्पेस में, तो इसका वेट जरूर काउंटर बैलेंस्ड हुआ होगा ILB मैग्नेटिक फोर्स, तभी तो ये सस्पेंड होगा एयर में बाय हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो भाई, ऐसे करंट अगर ऐसे है तो मैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, तो लग जाएगा ये फोर्स मैग्नेटिक। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन टेस्ला इज, ये तो वही वाली बात, उसी तरह की बात होगी कि कितना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, तो आई एल बी शुड बी काउंटर बैलेंस बाई mg, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए, तो mg अपॉन आई इंटू एल, ये चाहिए। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन, mg बाई आई एल, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मिल जाएगा हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। डायमैग्नेटिज्म अकर्स इन, डायमैग्नेटिज्म कहाँ होता है भाई, तो डायमैग्नेटिज्म तीनों मटेरियल में होता है। डायमैग्नेटिज्म इज कॉमन टू ऑल 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, भाई तीनों में होता है। डायमैग्नेटिज्म जिस मैकेनिज्म से होता है वो मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन ऑल 3 मैग्नेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी में भी क्लियरली लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, और यानी कि ऑल 3 मटेरियल में। अब देखो भाई ने क्या लिखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल लाए हो,
तो क्या होगा, रिपेल्ड होगा। किसी मैग्नेट के पास लाओगे, अट्रैक्टेड बाय द पोल, नहीं भाई, रिपेल्ड बाय द पोल, बिल्कुल ठीक है। रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड, ऐसा नहीं है, ये रिपेल्ड होगा भाई, डायमैग्नेटिक है, रिपेल्ड होता है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, रिपेल्ड ड्यू टू इंडक्शन, बिल्कुल होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखें एसी का क्वेश्चन आ गया, यहाँ देखते हैं भाई। LCR सीरीज AC सर्किट इज टर्न इनटू रेजोनेंस, रेजोनेंस में आ गया। सीरीज LCR सर्किट इज टर्न इनटू रेजोनेंस, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इंपीडेंस क्या होता है भाई, तो इंपीडेंस तो होता है √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। अब जब रेजोनेंस में आ गया तो ये XC विल बी इक्वल टू XL, यानी कि ये हो गया 0, तो √R² मींस हो गया R। सो Z हमारा Z मिनिमम होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस, ये मिनिमम रेजोनेंस में जब बनता है तो वो R होता है रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, थर्ड नंबर बोले तो थर्ड क्यों लिखा भाई, थर्ड नहीं होगा इसका आंसर। रेजोनेंस में आ गया, सीरीज LCR सर्किट टर्न इनटू रेजोनेंस, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज, तो याद होगा रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम होता है एंड इंपीडेंस मिनिमम इज R, क्योंकि 1/x यानी XC और XL दोनों सेम हो जाते हैं रेजोनेंस में, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा, √R² इज R, ठीक है। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलो भाई 29 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, ठीक है भाई। कहाँ गया भाई लिखने वाला, 220 वोल्ट से ट्रांसफार्मर को 11 वोल्ट में डालने हैं। प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट, देन सेकेंडरी 90 एम्पियर, 90 में देन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, भैया एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर V सेकेंडरी, I सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी, I प्राइमरी, ये दोनों दिए हुए हैं, चारों दिए हुए हैं भाई, ये भी दिया हुआ है, ये प्राइमरी वोल्टेज, ये प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट, वैल्यू डालो, एफिशिएंसी मिल जाएगा। अगर 0.8 आया 80%, 0.7 आया तो 70%। ये देखो V वोल्टेज, ये आउटपुट पावर इनपुट पावर रेशियो, 0.8 आया तो 80%, तो 100 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लो तो भाई सीधा मिल जाएगा 90%, ठीक है। लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो भाई इंफॉर्मेटिव है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, क्योंकि याद होगा अगर कॉइल हो, मैग्नेट मूव कराएं तो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, उधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस करंट बल्ब ग्लो करता है। सो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होने से या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ रहा बिना कोई कन्वर्जन के, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो एनर्जी कंजर्वेशन इज फॉलोड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो 31 नाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट, बिकॉज भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, अगर इंटरसेक्ट कर दे तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट सुटेबल होगा। ए पॉइंट ऑलवेज हैज ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक पॉइंट पे सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिंगल ही होने हैं। लाइंस ऑफ सिमिलर चार्ज है, ये सब बात नहीं भाई, क्योंकि भाई एक पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए। चलो आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, लॉन्ग सोलेनॉइड कैरी करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक बात है। इफ द करंट इज डबल्ड, भाई ये सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड करता है प्रोड्यूस, अगर करंट डबल करता है मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट NI। इफ करंट इज डबल एंड नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, करंट को कर दिया डबल, इसको कर दिया डबल और इसको कर दिया हाफ, तो द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इसको डबल करोगे और इसको हाफ करोगे, यानी 2 हो गया और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वो हाफ हो गया, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हाफ हो गया और करंट हमारा डबल हो गया, तो क्या हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वही रह जाएगा, न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, वही का वही रह जाएगा भाई। एक को डबल कर रहे हो, एक को हाफ कर रहे हो, तो क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक को हाफ कर दिया, एक को डबल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रह जाएगा। ए कॉइल इज, नेक्स्ट देखो जल्दी से, ट्राई मारना हो ट्राई मार लो। Coil is suspended perpendicular to magnetic field of 5000 Tesla. When the field is changed to 3000 Tesla, ठीक है, in 2 seconds, induced EMF is 22 volt is produced in the coil. If the diameter of the coil is this, then the number of turn in the coil क्या होगा। क्वेश्चन को समझो क्या है कि भैया एक कॉइल है जिसमें कि 5000 टेस्ला था मैग्नेटिक फील्ड, बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनली हो गया 3000 टेस्ला और ये 2 सेकंड में चेंज हो गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है भाई NBA कि BA, और पहले था हमारा B का वैल्यू, B इनिशियल मान लो या B फाइनल को भी ले लें, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है भाई, तो N नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, और B इनिशियल एरिया, ठीक है, और कॉस कुछ नहीं दे रहा है तो कॉस 0 डिग्री रखेंगे हम लोग, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं दिया हुआ है, रखा हुआ है।
तो 500 में था, अब चेंज कर दिया 3000 टेस्ला हो गया है इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू तो ये हो गया एन बी फाइनल इंटू एरिया अपॉन टाइम इंटरवल। तो 22 वोल्ट ये दिया हुआ है, 22 वोल्ट, ठीक है। डायमीटर ऑफ द कॉइल दिया हुआ है, यानी एरिया दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो पाई इंटू डायमीटर बाई 2 का पाई आर स्क्वायर होता है भाई एरिया, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ये है अपना एरिया गिवन है, ठीक है भैया, एरिया गिवन है। और क्या क्या गिवन है, देखो एरिया गिवन हो गया, द डायमीटर ऑफ द कॉइल दिया हुआ है, ठीक है भाई, 22 वोल्ट ये दिया ही हुआ है 22 वोल्ट। देन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, नंबर और बी भी दिया हुआ है, बी इनिशियल भी दिया हुआ है, बी फाइनल भी दिया हुआ है, तो एन ही तो निकालना है भाई, और टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकंड, ये दिया हुआ है 2 सेकंड। तो बस एन को और करो भाई, एन बी इनिशियल एरिया माइनस बी फाइनल एरिया डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, वैल्यू डालो, इंड्यूस ईएमएफ एन का वैल्यू मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम लोग, यही कैलकुलेशन किया हुआ है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप भी देखें। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल लगा करके आप चाहें तो ट्राई मार सकते हैं। गैल्वेनोमीटर हैज कॉइल रेजिस्टेंस, कॉइल रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल 200 ओम का है विद ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि मैक्सिमम जो मेजर कर सकता है 20 माइक्रो एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज ए मीटर ऑफ द रेंज, तो न्यू रेंज जो है अपना वो 20 मिली एम्पियर का। तो भाई इनका रिलेशन है, आपको चाहिए शंट रेजिस्टेंस, तो कितना शंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो याद होगा शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड IG RG डिवाइडेड बाई I माइनस IG, ऐसा ही होता था भाई। I का वैल्यू गिवन है, IG का वैल्यू गिवन है, RG का वैल्यू गिवन है, तो शंट रेजिस्टेंस का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग, ठीक है। आप ऐसे फॉर्म में याद रखें, फॉर्मूला या जो मैंने बताया उस फॉर्म में याद रखें, बात एक ही है, मिल जाएगा तुरंत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 2 मूविंग कॉइल M1 एंड M2 ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस दिया है, नंबर ऑफ टर्न दिया है, एरिया दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 2 गैल्वेनोमीटर में। अज्यूमिंग दैट द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग आर सेम, ठीक है भाई, टॉर्सनल कांस्टेंट सेम है दोनों के लिए, टॉर्सनल कांस्टेंट सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो चलो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी होता क्या है, एन बी ए अपॉन टॉर्सनल कांस्टेंट और ये आर, यही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। टॉर्सनल कांस्टेंट याद होगा, हमारा डिफ्लेक्शन जो होता था फॉर्मूला में, डिफ्लेक्शन हम लोग देखते थे भाई कि थीटा कितना होता है, तो थीटा होता था एन बी ए अपॉन सी इंटू आई, जिसको कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हो या करंट सेंसिटिविटी बोलते हो। थीटा अपॉन आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, जो कि एन बी ए अपॉन सी था। यहाँ भी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर, तो ये मिला। अब इसमें देखो तीनों के दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर G1 और G2 दोनों के लिए हमारा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, जब एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया है, और ये दोनों के लिए सेम ही है, तो बस रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो भाई, इसमें क्या परेशानी है, देख रहे हो, दोनों के लिए निकाल लो। यानी कि अगर आपको रेशियो चाहिए, जो रेशियो फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का M1 और M2 का जो रेशियो चाहिए, यानी SV1 अपॉन SV2, SV मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो क्या करेंगे, 1 का लिख रहे हो तो N1 B1 A1 डिवाइडेड बाई N2 B2 A2 ऐसा करोगे, और ये CR है, C तो बेकार ही है, R1 इधर हो गया R2, ये वैल्यू डालो और मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये काम किया हुआ है इसमें, N1 B1 A1 N2 B2 A2 R2 अपॉन R1 काम कर लेंगे, हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग, देखो क्वेश्चन को पॉज लगा करके आप ट्राई कर लो एक बार। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग प्राइमरी वोल्टेज 8 किलो वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज 160 वोल्ट, ठीक है भैया 160 वोल्ट, सर्व्स एज ए लोड ऑफ 80 किलोवाट, ठीक है भाई 80 किलोवाट का लोड है, टू बी आइडियल प्योर रेसिस्टिव लोड एंड वर्किंग ऑन द यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब ये प्योर रेसिस्टिव लोड है हमारा, प्योर रेसिस्टिव लोड है। द लोड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट वुड बी, अब लोड प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना होगा, प्राइमरी में कितना लोड और सेकेंडरी में कितना लोड, ठीक है, ये पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है। तो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ, देखो आउटपुट पावर, यानी कि सेकेंडरी पावर जब दिया हुआ है तो सेकेंडरी पावर होता है V सेकेंडरी I सेकेंडरी, तो हम लोगों का ये दिया हुआ है 80 किलोवाट, और ये सेकेंडरी दिया हुआ है तो IS मिल गया हमें। जब VS दिया हुआ है, PS दिया हुआ है, PS दिया है, VS दिया है, तो हमारा IS मिल गया, ठीक है भैया IS मिल गया। अब क्या चाहिए, इधर 8 किलो वोल्ट है इधर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर को कंसीडर करना है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है ये है V प्राइमरी, आइडियल का मतलब V प्राइमरी और I प्राइमरी, यानी कि पावर इनपुट जो होगा वो V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी होगा।
सेकेंडरी आई निकाल चुके हो, वोल्टेज सेकेंडरी पता है, और ये वोल्टेज प्राइमरी भी पता है, तो आई प्राइमरी भी निकल गया भाई, आई प्राइमरी भी निकल गया। और वोल्टेज प्राइमरी अपॉन आई प्राइमरी को बोलेंगे रेजिस्टेंस, पहले वाले का प्राइमरी रेजिस्टेंस, और वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन करंट सेकेंडरी को हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस सेकेंडरी। बस ये निकालना है, रेजिस्टेंस दोनों का बताना है आपको, निकाल लेंगे। चलो भाई, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट, ए बार मैग्नेट, जल्दी से ट्राई कर लो भाई, ट्राई कर सकते हो। बार मैग्नेट कट इनटू टू हाफ्स, भाई ये प्लेन बार मैग्नेट को कट किए हैं टू हाफ्स, भाई ये प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस, इसके एक्सिस से पैरेलल, यही प्लेन से हम लोगों ने कट कर दिया। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन विल रिमेन अनचेंज। अब ये जो कट करके दो पार्ट कर दिया, ऊपर काला हो गया नीचे काला हो गया, तो क्या अनचेंज रहेगा? पोल स्ट्रेंथ नहीं भैया, पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है नन ऑफ दी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो भाई जो हमारा हर जगह फील्ड भी जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ही हाफ हो गया, तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा। सो नॉन ऑफ दीज शुड बी द आंसर, नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर, ये होना चाहिए। फर्स्ट, पोल स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगा, ऐसा थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच रिमेन अनचेंज, अनचेंज अगर ऐसे कट किए हैं तो अनचेंज पोल स्ट्रेंथ नहीं होगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो भैया ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर हम लोग बार मैग्नेट में अगर देखना चाहें, मैग्नेट में आई इंटू ए चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो अंदर का मैग्नेटाइज होने का जो इंटेंसिटी है अगर वो देखें तो वो अनचेंज रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, नॉन ऑफ दीज डालने की जरूरत नहीं है, ये अनचेंज रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये गलत दे दिया है भाई। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो कि मैग्नेटाइज जब किए थे तो इसका प्रॉपर्टी बना, तो वो हमारा ठीक है, वो हमारा वही रह जाएगा क्योंकि आपने कट किया है, कट करने से ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई, आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर, तो इसके लिए निकाल लोगे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तरफ से साइन 90 डिग्री, दूसरी तरफ से साइन 0 डिग्री, ऐसा करना पड़ेगा। इसके चलते तो भाई कुछ होगा नहीं, ये सेमी सर्कुलर आर्क होगा, सेमी सर्कुलर आर्क का निकालेंगे, 3 पार्ट में करोगे भाई। पहला वाला पार्ट के लिए ये हो गया किस में, तो डॉट डायरेक्शन में हो गया, इसके चलते जो फील्ड होगा क्या होगा, डॉट डायरेक्शन में होगा, ठीक है भाई, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा पहला वाला पार्ट का, दूसरे वाले पार्ट का, तीसरे वाला, b1 प्लस b2 प्लस b3 करने पड़ेंगे वेक्टोरियली। b1 है ये, b2 क्या है, तो भाई b2 है मैग्नेटिक फील्ड जो कि होगा सर्कुलर आर्क के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और एंगल कितना है, पाई है, तो पाई डालेंगे यहाँ पे, और ये किधर प्रोड्यूस करेगा, तो ये भी करेगा डॉट में, इसलिए इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देने हैं, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देने हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो दोनों में आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर दोनों में आएगा, और ये साइन 90 साइन 0 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस 5 म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ठीक है भाई, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये आ गया 1 प्लस पाई, क्योंकि ये 1 है तो ये पाई है, 1 प्लस पाई। अगर आप इसको 2 बनाना चाहते हो, 2 अंदर ले जाना चाहते हो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इसका 2 अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/2 प्लस पाई बाई 2, 1/2 प्लस पाई बाई 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 2 पाई आर। पाई को अंदर ले जाएंगे तो 1/पाई हो जाएगा, हाँ पाई को अंदर ले जाते हैं, 2 आर रहने देते हैं, पाई को अंदर ले जाते हैं, तो पाई को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, एक काम और कर लेते हैं भाई, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, 2 आर सब में है तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर ही रखें, तो यहाँ से 2 पाई अंदर ले जाना पड़ेगा, 2 पाई अंदर ले जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 पाई प्लस, और ये 1 अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, और ये मिल जाएगा आंसर, यानी कि है ऐसा कोई ऑप्शन, देखो 1/2 और 1/2 पाई, बिल्कुल ये ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस मैनिपुलेट करना है आपको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करने हैं। कॉइल 200 टर्न है एरिया, कॉइल हैज 200 टर्न, ठीक है भाई, और लगा कर क्या ट्राई कर लो, 200 टर्न एंड एरिया दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ टर्न, अरे भाई लिखो नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, एरिया गिवन है, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, टेक्स 0.1 सेकंड टू रोटेट थ्रू 180 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स में चेंज बाय टाइम, ठीक है,
तो ये कितना था भाई, तो NBA एंड टेक 0.1 सेकेंड थ्रू 180 डिग्री, तो 180 NBA था फ्लक्स मैक्सिमम। 180 डिग्री का मतलब है मान लो कि 0 एंगल से 180 हो गया, तो ये था cos 0 डिग्री वाला यूज किया, माइनस ऑफ cos 180, तो cos 180 में माइनस आएगा, यानी कि NBA अगेन डिवाइडेड बाई टाइम, ट्वाइस NBA का चेंज हुआ है। अरे भाई समझ रहे हो, स्टार्टिंग में था NBA cos 0 डिग्री, बाद में क्या हो गया, NBA cos पाई यानी cos 180 डिग्री माइनस NBA, पहले ये था अब ये है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो ये माइनस ये, तो माइनस ये जब करोगे NBA और माइनस ऑफ ये फाइनल करोगे, इनिशियल माइनस 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 हो जाएगा प्लस 2 NBA। बस अब इसमें वैल्यू डाल देना है, सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, cos 180 डिग्री यूज कर लिया हम लोगों ने, तो बस अब ये वैल्यू डाल देने हैं। एन दिया है, बी दिया है, एरिया दिया है, टाइम दिया है, फटाफट काम कर लेंगे और ये मिल जाएगा वैल्यू। देखो कैलकुलेशन 2 NBA चेंज इन फ्लक्स है अपॉन टाइम, 2 NBA चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम करेंगे, मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, अगेन पॉज लगा के ट्राई मार लो भाई, रेडी 1 2 3 4, थोड़ा सा ब्रेन पे देंगे जोर। इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, वोल्टेज ये दिया हुआ है और करंट हमारा दिया हुआ है कितना, तो 100 sin 100 प्लस 5। अच्छा भाई, तो वोल्टेज और करंट देख करके आपको दिख रहा है करंट इज लीडिंग, करंट लीडिंग है और करंट लीड्स वोल्टेज बाई कितना, π/3, क्योंकि इसके फेज से ये π/3 ज्यादा है इसलिए लीड कर रहा है। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल, एवरेज पावर क्या होता है, VRMS IRMS cos phi, यही होता है भाई एवरेज पावर डिसिपेटेड। VRMS कितना है, 100/√2, क्योंकि ईपी की वैल्यू है। IRMS कितना है, वही 100/√2, cos phi, तो cos है π/3, बस वैल्यू डाल दो, काम खत्म, इतना पावर लॉस हो जाएगा। VRMS IRMS cos phi, सब ध्यान रखना है, सब ऐसा ही में यूज हो, काम हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, ट्राई करो। ए बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए एसी सप्लाई, ए इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन द ग्लो ऑफ द बल्ब क्या होगा। ठीक है भैया, एक बल्ब है, चलो ये बल्ब है और ये कैपेसिटर है और हमने एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो ब्राइटनेस तो जितना करंट होगा उस हिसाब से ब्राइटनेस होगा। तो कितना था करंट भाई, तो करंट का वैल्यू होता है वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय जेड, जेड मतलब √R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब कह रहा है ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डालने से न्यू कैपेसिटेंस हमारा पहले से k टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि C' इंक्रीजेस, C' जो है वो मोर देन C0 होगा, पहले वाले से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पहले वाले से कैपेसिटेंस बढ़ने से XC का क्या होगा, 1/ωc होता है। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो XC कम हो जाएगा, XC कम हो जाएगा तो ये वाला भी कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ करंट बढ़ जाएगा, यानी कि करंट विल इंक्रीज, और करंट इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी इंक्रीजेस, ऑप्शन 1 यानी इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस ये हो गया, जेड सब दिखा दिया भाई, वही चीज है और कुछ नहीं है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन देखें। इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0, कोई एक ऐसी सर्किट इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो इंस्टेंटेनियस करंट 0 है, तो सीधा आप साइन कॉस पे रिलेट करो, साइन और कॉस में यही तो होता है, जब साइन 0 होता है तो कॉस मैक्सिमम, कॉस 0 होता है तो साइन मैक्सिमम, मतलब एक साइन है कॉस है, इसका मतलब फेज डिफरेंस π/2 है वोल्टेज करंट में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 व्हेन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो π/2 का डिफरेंस है। इन दिस केस द सोर्स मे बी कनेक्टेड टू, तो भैया π/2 का फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का है, तो इसका मतलब प्योर कैपेसिटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर दोनों हो सकता है, प्योर रेसिस्टर नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर ये हो सकता है, क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस π/2 आ रहा है वोल्टेज और करंट में, इसलिए ये तीनों हो सकते हैं। कौन कौन, ABD वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगेन आप ट्राई कर सकते हो। इन ए कॉइल द करंट चेंजेज फ्रॉम, करंट जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है -2 to +2, तो भैया 2 - -2 करेंगे, यानी कि चेंज हो गया 4 एम्पियर का इन कितना टाइम भाई, तो 0.2 सेकंड। एंड इंड्यूसेस EMF इंड्यूस दिया हुआ है 0.1 वोल्ट। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होगा भाई, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है ना इंड्यूस EMF होता है -LdI/dt। अभी वैल्यू की बात हो रही है तो L सेल्फ इंडक्टेंस और ΔI/ΔT करेंगे। डेल्टा I दिया है, डेल्टा T दिया है, इंड्यूस्ड EMF दिया है, तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, वही काम किया हुआ इसमें भी। चलो भाई 44 नंबर देखो क्वेश्चन, जल्दी से एक बार ट्राई मार लें, कई बच्चे इसमें फंसते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है भाई, इज गिवन भाई
एट पॉइंट पी देना, मतलब यहाँ पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये है सेमी इनफाइनाइट वाइड, यहाँ से शुरू हुआ दिख रहा है, ये डार्क लाइन है, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, और डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड 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 ये दिख रहा है, और ये तो ऐसे ही रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे निकालना है। तो आपको पता ही है क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो μ0/4 पाई आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस लाइन ऑफ करंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, और sin φ1 प्लस sin φ2, तो sin φ1 इधर हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और sin φ2 इधर कितना मेजर करेंगे भाई, तो ये 45 डिग्री है, ये तो इधर मेजर करना है, तो कितना लिखेंगे, तो साइन ऑफ -45 डिग्री लिखेंगे, यानी कि हो गया वैल्यू कितना μ0/4 पाई I अपॉन a और 1 - 1/√2, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1 - 1/√2 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो 45 नंबर क्वेश्चन, फटाफट ये भी आप ट्राई कर लो एक बार। यहाँ दिया व्हेन AC सोर्स ऑफ EMF E0 sin omega t is connected across a circuit, the phase difference between the EMF and the current is π/4। फेज डिफरेंस π/4 है एज सोन इन द फिगर, π/4 का फेज डिफरेंस है। ठीक है भैया, करंट और वोल्टेज में π/4 का फेज डिफरेंस है। इफ द सर्किट कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट पॉसिबल ओनली ऑफ RC और RL, RC और RL है सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो कौन कौन सा पॉसिबल है, सिर्फ RC हो सकता है या RL हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये करंट है, एक वोल्टेज है, वोल्टेज ये वाला है, कौन सा करंट है कौन सा वोल्टेज है पता नहीं लग रहा, करंट ये दिख रहा है, अगर इधर वाला दिख रहा है, ठीक है, ये करंट है, येलो से मैं दिखा रहा हूं, तो ये वाला करंट समझिए, इधर व्हाइट वाला वोल्टेज है, तो करंट इज लीडिंग, करंट लीड्स, करंट इज लीडिंग, जो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, देखो यहां से लेफ्ट शिफ्ट करके ये करंट मिल रहा है, मींस करंट इज लीडिंग, और करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई π/4। तो करंट लीड करता है कब, कैपेसिटर में, इसका मतलब RC सर्किट है, RC सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो RC सर्किट है, RC सर्किट जिसमें फेज डिफरेंस π/4 का है, फेज डिफरेंस π/4 का है। ठीक है भाई, तो RC सर्किट होगा, R और C वाला, RL नहीं RC, RC इधर भी है, RL इधर है, तो RC सर्किट होगा, चाहे ये होगा या ये होगा, इन्हीं दोनों में होगा भाई, और जिसके लिए हमारा 45 का है ना फेज डिफरेंस, तो 45 का फेज डिफरेंस होने का मतलब RC सर्किट में फेज डिफरेंस 45 होने का मतलब है जितना R उतना XC होना चाहिए, जितना R उतना XC होगा तब ना 45 डिग्री का लीडिंग लैगिंग बनता है, तो R के इक्वल होना चाहिए XC, तो XC निकालेंगे 1/ωc, चलो XC निकाल देता हूं, 1/ωc होता है भाई 1/ωc, ओमेगा का वैल्यू है 100, ओमेगा टी 100, तो 1/100 इंटू C का वैल्यू है 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 का पावर -6, तो ये 3 हो गया और -6 यानी कि 1000 हो गया, 1000 ओम हो गया XC, तो क्या 1000 ओम है रेसिस्टेंस, बिल्कुल है 1000, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 1000 ये तो है, लेकिन ये 1 माइक्रो है, 1 माइक्रो से काम नहीं चलेगा, इसलिए XC जब हम लोग देख रहे हैं कि C और R सेम वैल्यू, XC और XR जो है, XC और R का सेम वैल्यू होना चाहिए, तो XC वैल्यू निकाला तो इस वाले में तो 1000 आया, 1000 ही है रेसिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपने देख लिया कैसे निकालेंगे, तो ये था फिजिक्स का डिस्कशन, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट भी डिस्कस हो रहे हैं, उसके भी अलग फाइल होंगे, आप कर लेना, और टेस्ट नहीं दिए थे तो आप चाहें तो टेस्ट दे करके इस डिस्कशन का फायदा उठा सकते हो।